हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। और हम पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। और इसमें हमने देखा था 33rd नंबर क्वेश्चन से। आज देखेंगे 34th नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी के डिटेल वीडियो। साथ ही साथ आपको घटना चक्र के भी कुछ प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज देखने को मिलेंगे। और अभी मैंने एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें हमने एनसीईआरटी और मेडिवल को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम के लिए, मेनली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी आप सबको पता है कि वो ऑथेंटिक सोर्स होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। और अगर एनसीईआरटी हम बिना एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखें, डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप एमसीक्यू सीरीज को लगाएं, उसके बाद आप बुक्स को पढ़ें, फिर आपको रियलाइज़ होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है, गेन किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 34th नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ बसीन वॉज साइंड इन 1802। द ट्रीटी ऑफ बसीन वॉज साइंड बिटवीन इंग्लिश एंड सिख। द ट्रीटी वॉज ए डिसाइसिव स्टेप इन द ब्रेकिंग ऑफ द सिख स्टेट्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन जो थी वो साइन हुई थी 1802 AD में। बिल्कुल सही बात है ये। द ट्रीटी ऑफ बसीन वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिशर्स और इंग्लिश एंड सिख्स। नहीं, ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद थर्ड है, द ट्रीटी वॉज ए डिसाइसिव स्टेप इन ब्रेकिंग ऑफ सिख स्टेट्स। नहीं, सिख स्टेट्स की तो बात ही नहीं हो रही थी ना, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सिर्फ करेक्ट होगा, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ बसीन जो हुआ है वो साइन होता है 1802 में ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। और इस स्टेटमेंट जो सेकंड और थर्ड है वो रॉन्ग हो जाता है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन ही भी, कि ट्रीटी ऑफ बेसिन जो था वो साइन हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड, जो कि एक मराठा पेशवा थे पूना के। और ये जो ट्रीटी ऑफ बेसिन जो होता है वो साइन होता है आफ्टर द बैटल ऑफ पूना। पूना का जो बैटल होता है उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन होता है। और ये जो ट्रीटी था वो एक डिसाइसिव स्टेप था, किस लिए? ब्रेकिंग ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी उसको ब्रेक करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके साथ ही क्या होता है कि ये क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एनेक्स कर लेती है पेशवा की जो टेरिटरी होती है वेस्टर्न इंडिया में 1818 AD में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 35th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द पिंडारीज वेयर मिलिट्री प्लंडरर्स। द पिंडारीज वेयर सप्रेस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स इन पिंडारी वॉर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले बिल्कुल सही है कि जो पिंडारीज थे वो मिलिट्री प्लंडर थे। एक्चुअली वो इरेगुलर आर्मी हुआ करते थे और पेड नहीं किया जाते थे स्टेट के द्वारा, और उनको मतलब अलाउ किया जाता था किसके लिए? प्लंडर करने के लिए, यानी लूटपाट करने के लिए वॉर के टाइम पे। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पिंडारीज वेर सप्रेस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स इन पिंडारी वॉर। ये बिल्कुल सही बात है कि जो पिंडारी वॉर हुआ था तो उसमें पिंडारीज जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा क्या होता है, सप्रेस हो गए थे। और जो पिंडारी वॉर हुआ था वो 1817 से 1819 AD के बीच में होता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। पिंडारीज कौन थे? पिंडारीज एक इरेगुलर आर्मी हुआ करती थी जिनको स्टेट के द्वारा फंड नहीं किया जाता था, स्टेट के द्वारा उनको पे नहीं किया जाता था। उनको अलाउ किया जाता था कि जब भी कोई वॉर हो तो वो प्लंडर कर सकें, मतलब वो लूटपाट करने का काम करते थे। और इनिशियली जो थे वो अटैच थे किसके द्वारा? मुगल आर्मी से। बाद में वो मराठा से अटैच हो गए और फाइनली डिसइंटीग्रेशन के बाद जो भी मतलब ये जो अंपायर थे मराठास मुगल्स, इनके डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं खुद ही रेड करना, यानी लूटपाट करना नेबरिंग टेरिटरीज का। लेकिन इस पिंडारीज की वजह से बहुत ज़्यादा क्योस वाला कंडीशन स्टार्ट हो जाता है और लास्टली इसको सप्रेस कर दिया जाता है। पिंडारी वॉर जो होता है 1817 से 1819 के बीच में, और सप्रेस किया जाता है उस टाइम के जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। द पेशवा अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी
at Pune in November 1817 AD. Governor General Lord Mayo compelled Sindhia to accept British suzerainty. The small kingdom of Satara was founded out of Peshwa land and given to the descendants of छत्रपति शिवाजी. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो पेशवा है वो अटैक करते हैं ब्रिटिश रेसिडेंसी पूना में. कब? नवंबर 1878 में. ये बिल्कुल सही बात है. गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो नहीं थे, वो लॉर्ड वेलेस्ली थे जो कंपेल करते हैं सिंधिया को एक्सेप्ट करने के लिए. किसको? ब्रिटिश सुजर्निटी को. ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड देख लेते हैं. द स्मॉल किंगडम ऑफ सतारा वाज फाउंडेड आउट ऑफ द पेशवास लैंड एंड गिवन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. वन और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाता है और ये यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट. तो लॉर्ड जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, वो क्या करते हैं? कंपेल करते हैं सिंधिया को ब्रिटिश की सुजर्निटी को एक्सेप्ट करने के लिए. सिंधिया जो है वो साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजना गांव. कौन सा ट्रीटी साइन करते हैं? ध्यान रखेंगे, सुरजी अंजना गांव 1803 AD में. और इसके साथ ही क्या होता है? ब्रिटिश जो है वो प्राप्त कर लेते हैं टेरिटरीज ऑफ रोहतक, गंगा यमुनादवा, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा रीजन, बड़ौच और सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड और अहमदनगर फोर्ट. ये सारी चीज़ें किसको मिल जाती है? ब्रिटिशर्स को आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजना गांव. किसके साथ? सिंधिया के साथ. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. और ये किसके टाइम पे हुआ था? कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे. ध्यान रखेंगे, अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो हो जाते हैं 1833 में. जो गवर्नर जनरल की जो टाइटल होती है वो चेंज हो जाती है किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में. 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्टली मैच. इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्टली मैच है, ये हमें बताना है. पहले जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775-1785 AD, सेकेंड एंग्लो मराठा 1803-1805 AD, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-1819 AD. नन ऑफ द अबव. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि ये 1775 से 1782 यानी 1775 to 1782 होता है, ना कि 1775 to 1785 होता है. पहला ही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब होता है? 1803 से 1805 AD में. बिल्कुल सही बात है. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 AD तक. ये भी बिल्कुल सही बात है. तो सेकेंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है, लेकिन जो फर्स्ट है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है हमारा रॉन्ग. और इसमें क्या होता है? जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है वो किसके बीच में? ऑब्वियसली एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश इंडिया, मराठा का मराठा. तो ये होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में. और ये जो वर्ड जो होते हैं वो किसके? ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट होता है. ठीक है, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद कौन से ट्रीटी होते हैं? ट्रीटी ऑफ सालबाई. ये भी ध्यान रखेंगे आप. सेकेंड मराठा वॉर होते हैं 1803 से 1805 में. और वो ये जो वॉर होता है वो क्यों होता है? जब पेशवा जो बाजीराव टू होता है वो होलकर से क्या होता है? डिफीट हो जाता है. और उसी के साथ ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं किस चीज़ को? ब्रिटिश प्रोटेक्शन को. और ट्रीटी ऑफ बसेन जो होता है वो साइन होता है 1802 में. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है 1817 से 1819 के बीच में होता है. वो फाइनल और डिसाइसिव कन्फ्लिक्ट होता है ब्रिटिशर्स और मराठा के पास. और इसके साथ ही मराठा का खेल खत्म, यानी मराठास का जो टेरिटरी वो मतलब राज होता है वो खत्म हो जाता है. विक्ट्री जो हो जाती है किसकी होती है? ब्रिटिशर्स की. 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है. द ओनली एरिया विच द ब्रिटिश अटैक्ट बट फेल टू कनकर वॉज अफगानिस्तान. इन 1843 AD सिंध वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. एक्चुअली यहाँ पे कोई भी इनकरेक्ट नहीं, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट है दोनों ही करेक्ट है. इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट नहीं है. तो जो ओनली एरिया थी जिसको ब्रिटिश ने अटैक किया था लेकिन उसको कंक्योर नहीं कर पाया था वो था अफगानिस्तान. और टेरिटरीज ऑफ सिंध वेर अनेक्स्ड बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1843 AD. सिंध का तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक्चुअली उसको क्यों एनेक्स करते? टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम रशियन इन्वेजन. ठीक है, और रशियन इन्वेजन से बचने के लिए
वो सिंध को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये जो 1843 में वो ब्रिटिश इंडियन कॉन्क्वेस्ट होता है वो मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर के होते थे, नेपियर के द्वारा होता है। ठीक है, 39th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चीफ ऑफ सिंध साइन a subsidiary treaty in 1839 AD with British Lord Ripon had played a key role in annexation of Sindh। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो चीफ था सिंध के वो साइन करते हैं सब्सिडरी ट्रीटी 1839 में किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड रिपन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एनेक्सेशन ऑफ सिंध में। नहीं, अभी तो हमने जस्ट देखा ना कि वो चार्ल्स नेपियर थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एनेक्सेशन ऑफ सिंध में। तो सेकेंड हमारे स्टेटमेंट जो हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। पहले स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर करेक्ट। तो जो चीफ ऑफ सिंध होते थे उनको कहते थे आमिर, और वो क्या करते हैं? ट्रीटी साइन करते हैं जिनको सब्सिडरी ट्रीटी कहते हैं 1839 में किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और इसी के साथ क्या होता है कि सिंध जो होता है बाद में क्या होता है? एनेक्स हो जाता है इंस्पाइट ऑफ प्रीवियस एश्योरेंस के बाद भी उसको एनेक्स कर लिया जाता है। और लेकिन इसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। सिंध जो है वो एनेक्स कर लेते हैं 1843 आफ्टर अ ब्रीफ कैंपेन बाय चार्ल्स नेपियर, और वो रिसीव करते हैं 7 लाख रुपीस एज ए प्राइज मनी फॉर एकम्प्लिसिंग दिस टास्क। इसके लिए उसको 7 लाख रुपए का प्राइज भी दिया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन निकले, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कब साइन हुआ था और किसके बीच में? मतलब सॉरी, ये साइन तो हुआ था ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, और ये कब साइन हुआ था? तो ये एक्चुअली साइन हुआ था 1809 में। 1809 में ये ट्रीटी साइन होता है जिसको मिंटो मेटकाफ भी कहा जाता है। मिंटो मेटकाफ भी ट्रीटी कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में होता है 1809 में। और ये फ्रेंडशिप जो बेस्ड होता है किस चीज़ पे होता है कि ब्रिटिश फियर ऑफ अटैक फ्रॉम नेपोलियन और रसिया फ्रॉम द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये मेनली ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए किससे? नेपोलियन से और रशिया से। 41st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द एंग्लो सिख कन्फ्लिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पंजाब वॉज एनेक्स्ड व्हेन डलहौजी बिकेम द गवर्नर जनरल। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट इन 1848 AD। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट से रिगार्डिंग सही है। तो पहले बिल्कुल सही है कि पंजाब को एनेक्स कब कर लिया जाता है? जब डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल होता है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो होता है 1848 AD में होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट है। डलहौजी का जो पीरियड होता है एक्चुअली कब होता है? 1848 से 1856। और डलहौजी के टाइम पे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एनेक्स कर लेती है पंजाब को 1849 में। जैसे मैंने बताया कि डलहौजी का जो पीरियड होता है 1848 से 1856 तक होता है। और 1858 ईस्वी में क्या होता है कि पंजाब जो है वेस्ट इंडिया के साथ किसके अंतर्गत आता है? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो होता है वो 1848 से 1849 AD तक होता है। और इसके साथ ही क्या होता है? सिख एम्पायर जो होता है वो फॉल हो जाता है, एनेक्स कर लेता है पंजाब को, और किसका पार्ट बन जाता है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का ये पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। तो ये हमें करेक्ट कोड मैच करना है। कौन के स्टेट एनेक्स जो है? अवध, पंजाब, सिंध, मराठा ट्रीटी 1843, 1856, 1818 एंड 1849। अभी हमने जस्ट देखा कि जो पंजाब है उसको 1849 में, यानी जो बी है उसका हो जाएगा 4। अवध को तो हमने देखा था मिस गवर्नेंस पे 1856 में कर लिया। सिंध को भी हमने देखा था चार्ल्स नेपियर ने 1843 में कर लिया था, उसको 7 लाख का प्राइज भी मिला था। मराठा टेरिटरीज को 1818 में कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अवध को एनेक्स किया गया था 1856 में ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। पंजाब को 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद कर लिया जाता है, और जो कि होता है 1848 से 1849 के बीच में। सिंध को एनेक्स किया जाता है 1843 में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते चार्ल्स नेपियर। मराठा टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया जाता है 1818 में। 43rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एंग्लो नेपाल वार। एंग्लो नेपाल वार के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट
एंग्लो नेपाल वॉर के रिगार्डिंग हमें बताना है। पहला है वॉर विथ नेपाल वॉज हेल्ड इन 1814 AD। आफ्टर द वॉर नेपाल सीडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल एंड कमाऊ। इट ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम सिक्किम। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पहले स्टेटमेंट जो है वॉर विथ नेपाल जो होता है वो 1843 में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। और इसी वॉर के साथ क्या करता है नेपाल जो है वो सीड करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं को, और ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम से भी विड्रॉ कर लेते हैं। तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। एंग्लो नेपाल वॉर के बाद क्या होते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली होते हैं 1816 ईस्वी में, ठीक है। और ये आपको पता है किसके किसके बीच में होते हैं, जो किंगडम ऑफ गुरखा होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में ये एंग्लो नेपालीज वॉर होता है। गुरखा जो है वो लॉस्ट कर देते हैं सिक्किम को, और टेरिटरीज ऑफ कुमाऊं और गढ़वाल को भी लॉस्ट कर देते हैं। किसके अंतर्गत, ट्रीटी ऑफ सुगौली को जो होता है 1816 में, ओके। ट्रीटी ऑफ यान्डबू वॉज साइंड बिटवीन, तो ट्रीटी ऑफ यान्डबू जो होता है वो किसके बीच में साइन होता है ये हमें बताना है। तो ये एक्चुअली होता है ब्रिटिश इंडिया और म्यांमार यानी बर्मा के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ यान्डबू होते हैं 1826 में होता है, और इसमें जो होता है जनरल सर आर्कीबाल्ड कैंपबेल जो होते हैं ब्रिटिश के साइड से होते हैं, और उसके नेक्स्ट दूसरी साइड से अपोजिट साइड से रूलर ऑफ बर्मा होते हैं। और ये जो ट्रीटी होती है मेनली क्या करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। पीस को मेंटेन के लिए ये ट्रीटी की जाती है, और ये ट्रीटी जो होता है वो एंड हो जाता है, एंडेड द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। फर्स्ट एंग्लो जो बर्मीज वॉर होता है उसके बाद ये ट्रीटी होता है। पीस को मेंटेन करने के लिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का रीजन क्या होता है। ब्रिटिश वांटेड टू प्लेस अ पपेट रूलर, ब्रिटिश रेसिडेंस वाज किल्ड इन काबुल। ब्रिटिश अगेंस्ट अफगान रूल्स, ब्रिटिश इंटरेस्ट इन पर्शियन ट्रेड। तो जैसे कि मैंने बताया कि अफगान के साथ उनका एक्चुअली क्या था कि वो चाहते थे कि रशियन इन्वेजन को कंट्रोल कर सके, मतलब उनको रशियन इन्वेजन से डर था, और इसी के लिए वो चाहते थे कि क्या करना, वहाँ पे एक पपेट रूलर को स्टेब्लिश करना, जिससे उनको इंश्योर मिल सके, एश्योरिटी मिल सके कि वो जो रशियन इन्वेजन है वो उससे खुद को बचा सके। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वांटेड अ प्लेस जो अ पपेट रूलर, जो उनके कंट्रोल में हो और वो उस टाइप से अपना ध्यान हटा सके। तो उनको एप्रीहेंशन था किस चीज़ का, डर था रशियन इन्वेजन का इंडिया में, और अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश टू चेक ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पे चेक करना उनका प्राइमरी कॉज था। और ये रीजन क्रिएट करता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 से 1842 तक। ब्रिटिश चाहते थे कि जो अफगानिस्तान का जो रूलर है उसको वो चेंज करके एक पपेट रूलर वहाँ पे स्टेब्लिश कर सके, जिससे उनको एक सेफगार्ड की एश्योरिटी मिल जाए। किससे, रशिया से, रशियन इन्वेजन से, ठीक है। तो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है ये भी चैप्टर, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।